Hello students. So today we are going to discuss some important terms, basically definitions regarding chemical bonding. ये बहुत ही important definitions है, तो प्लीज ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इसके अंदर give the title important bond characteristics और parameters. तो आप टाइटल ले सकते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, बराबर है. इसके अंदर इन योर टेक्स्ट बुक आपको दिया गया है अलग अलग डेफिनेशंस, बराबर है. तो उसके अंदर बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ का कुछ कुछ आइडिया तो हमने चैप्टर नंबर 3 में लिया हुआ है. बॉन्ड लेंथ यानी क्या? व्हेन एटम कम क्लोज टुगेदर, बराबर है. जब वो बॉन्ड बनाना चाहते तो पास में तो आना पड़ेगा. तो जब वो धीरे 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 एक दूसरे के पास आते हैं, व्हेन एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, व्हाट हैपेंस? एट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम. उनके बीच में एट्रैक्शन बनेगा, बराबर है. तभी तो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो ऐसे लिखेंगे कि व्हेन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, एट्रैक्शन टेक्स प्लेस एंड therefore the potential energy जो है, potential energy of the system keeps on decreasing till the particular distance. यानी कि मान लो कि दो एटम है, दूर है, अब धीरे 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 नजदीक आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए. तो बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेंगे तो नजदीक आएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और एट्रैक्शन बढ़ता जाएगा. एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है काफी हद तक कम हो चुकी है और वहां पर उसका जो एट्रैक्शन है सबसे ज्यादा है. तो वहां पर वो बॉन्ड बना सकता है. बॉन्ड यानी ऐसा नहीं है कि ये इतना डिस्टेंस है और ये बॉन्ड बन गया. बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब वो नजदीक आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है और एक लेवल पे आकर वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ. ओके, तो यहाँ पर जब वो नजदीक आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी एंड वी कैन से दैट इट इज मिनिमम इफ द अमाउंट ऑफ फर्दर एटम्स जो है अगर और भी नजदीक आते हैं तो रिपल्सन स्टार्ट्स. अगर एटम जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी ज्यादा नजदीक आएंगे तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, बराबर. रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर हम लोग बॉन्ड लेंथ नहीं मेजर कर पाएंगे क्योंकि वहां पर एट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिगिंस टू इंक्रीज. So thus at an equilibrium distance where force of attraction are equal to force of repulsion, बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, वहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा. तो बॉन्ड लेंथ के अंदर फिर से कहानी स्टार्ट कर देते हैं. एक बार देख लो, व्हेन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर व्हाट हैपेंस? एट्रैक्शन. इन दोनों के अंदर एट्रैक्शन बनेगा. एट्रैक्शन बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस एट सम डिस्टेंस. दे वांट टू बिकम बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे. अगर उससे भी नजदीक लाएगा तो रिपल्सन बढ़ेगा. रिपल्सन हमें चाहिए नहीं. तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आकर पोटेंशियल एनर्जी जहां पर मिनिमम है वहां पर वो बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे और उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ. यानी मान लो कि एक ऐसा एटम है, एक दूसरा एटम है, यहाँ पर ये दूर था, अब नजदीक आ चुका है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेसिकली उसी को नाम दिया जाता है बॉन्ड लेंथ. अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, बराबर, उसी को नाम दिया जाता है बॉन्ड लेंथ. ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है. बाकी तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इस तरह से भी डिफाइन हो सकती है, equilibrium distance between the nuclei. equilibrium distance between two nuclei. क्या लिखेंगे? equilibrium distance between the two nuclei और बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द, ऐसा भी लिख सकते हैं टू न्यूक्लियाई, या तो बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ bonded atoms.
सो बेटा जी ये जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये वही कहानी है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी हुई थी। तो दैट इज द बॉन्ड लेंथ। ओके, यहाँ पर ये जो बात है कोई भी एक मॉलिक्यूल की बात है तो मान लो कि हाइड्रोजन है तो इसका टोटल कितना था, एक्स की वैल्यू थी वहां पर 74 पिकोमीटर। याद करो मैंने आपको सिखाया हुआ है कहां पर, जब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। यस वेरी गुड। तो बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड। एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड इज यूज फॉर दैट, बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए। दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड्स यूज होते हैं, बराबर है। बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली क्या यूज होता है, इट इज एक्सप्रेस इन एंगस्ट्रॉम और जनरली पिकोमीटर। ये किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में या तो पाइकोमीटर में। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन की बात करोगे तो कितना था, 74 पाइकोमीटर। याद करो वहां पर आप लोग कोवेलेंट रेडियस निकाल देते हैं, कोवेलेंट रेडियस फॉर दैट इज 37 पाइकोमीटर, बराबर है। ये रेडियस था, ये पूरा हमारा बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है। चलो तो लिखते चलो साथ में, ये सारी चीजें जो थी वहां पर हमने सीखी हुई थी। इन आयोनिक कंपाउंड्स बॉन्ड लेंथ इज सम ऑफ द आयोनिक रेडियई। आयोनिक कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ क्या होता है, फॉर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ डी लिख दूंगा मैं, कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस, दैट इज D इज इक्वल टू R प्लस R माइनस। ये बात हो जाएगी आयनिक कंपाउंड की। और इन कोवेलेंट कंपाउंड इट इज द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस मान लो कि कोवेलेंट कंपाउंड है, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए क्या होगा, मान लो कि मुझे HCl के लिए करना है तो ये हो जाएगा RH और RCl, कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। अगर इसका 37 है, इसका जो ओवरऑल था वो 198 और बाकी 99 वहां पर हमने किया हुआ है। सो दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड के लिए आप बॉन्ड लेंथ इस तरह से मेजर कर सकते हैं। इन जनरल फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कोई भी ए बी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, मान लो कि ए ऐसे लिखा, इसकी जगह पर बेटा ए बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि पूरा जो तुम्हारा है बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ ए और प्लस रेडियस ऑफ बी। इसमें कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हम लोग देख सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द बॉन्ड लेंथ। इसी तरह से आप लोग बॉन्ड लेंथ जो है उसको मेजर कर सकते हैं। नाउ अगर यहाँ पर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो कोवेलेंट रेडियस जो है वो कैसे मेजर करते थे, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये आधा कर देते हैं। कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर, 1/2 ऑफ बॉन्ड लेंथ, देख लो 1/2 ऑफ बॉन्ड लेंथ। चलो ये हो जाएगा इस कहानी का कोवेलेंट रेडियस, बराबर है। उसके बाद हमने वो वान डेर वाल्स रेडियस भी पढ़ा हुआ था वहां पर। वी नो दैट कि वान डेर वाल्स रेडियस जो होता है बहुत ही बड़ा रहता है। वान डेर वाल्स रेडियस में क्या होता है, तो एक बार वापस याद करवा दूं। मान लो कि ऐसे दो मॉलिक्यूल है अलग अलग, बराबर, तो यहां तक का डिस्टेंस हमें मालूम है, ये बॉन्ड लेंथ, इतना डिस्टेंस जो था उसका आधा कर दो तो इक्विवेलेंट रेडियस था। लेकिन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो भी हम लोग क्या लेते थे, मान लो इसको मैंने y बोल दिया, तो दैट इज ऑल्सो बॉन्ड लेंथ बट इट इज फॉर वान डेर वाल्स रेडियस। वान डेर वाल्स रेडियस यानी क्या, द एवरेज ऑफ द, देखो यहाँ पर एवरेज ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, एवरेज ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, तो उसको हम लोग वान डेर वाल्स रेडियस कहते थे। जैसे ये y है वो भी बॉन्ड लेंथ है, लेकिन इसका आधा कर दो तो हमें वान डेर वाल्स रेडियस मिलता था। तो ये जो है वो वान डेर वाल्स रेडियस के अंदर पड़ा हुआ है। वी नो दैट कि कोवेलेंट रेडियस इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द एटम, यानी कि
leaving the valence shell, which is contact with the core of the adjacent bonded atoms, whereas van der Waals radius represent the overall size of the atom, including valence shell. Okay. Now we are discussing the factors affecting the bond length. Now we are discussing the factors affecting the bond length. चलो तो अभी आप टाइटल डाल दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ. गिव द टाइटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ. फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहली बात आएगी साइज ऑफ द एटम. साइज ऑफ द एटम. आप ही बताओ साइज ऑफ द एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें मैटर करेगी साइज ऑफ द एटम में. बेटा अगर मैं ले लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF, HCl, HBr और HI, बराबर है. हेलोजन, तो हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. मतलब फ्लोरीन है चुटकू सा, मतलब फ्लोरीन उससे बड़ा. यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कॉमन है टॉप टू बॉटम. जब आप जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज ऑफ द हेलोजन एटम विल बी इंक्रीजेस. तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो वही साइज वाला है, धीरे धीरे एटम बड़ा होता जाएगा. इसका मतलब ये है विद द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. यानी ऐसे केसेस में HI की सबसे ज्यादा, फिर HBr, HCl और HF, बराबर. ऐसा यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कॉमन है लेकिन क्लोरीन है छोटू सा, क्लोरीन उससे बड़ा. ये भीमसेन बनते जा रहे हैं. आयोडीन सबसे बड़ा, भीम घटोत्कच, बराबर है. तो उसकी साइज सबसे बड़ी है और उसी की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी, बराबर है. तो साइज ऑफ द एटम जो है वो एक बात रहेगी. फिर आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. सेकंड पैरामीटर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या, मल्टीप्लेक्स में जाना नहीं कोई मूवी देखने के लिए, बराबर है. ऐसा नहीं. यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे बॉन्ड लेंथ में क्या फर्क आएगा. देखो आपने 10th में अल्केन, अल्किन, अल्काइन तो बड़ा ही होगा, बराबर है. अल्केन सीरीज, अल्केन सीरीज, अल्काइन सीरीज, बराबर है. नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे, आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे. मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बराबर है. डेटा के हिसाब से देखो तो जनरली ये 154 पाइकोमीटर है, ये 134 पाइकोमीटर है और ये नियर अबाउट 120 के आसपास रहता है, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं. तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है. तो यहाँ पर ये याद रखना है कि एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर. वो भी अभी डेफिनेशन आएगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बराबर है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में क्या याद रखना है कि एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कब होगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जो है वो बढ़ेगी, बराबर. एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, लिखो यहाँ पर एज द number of bond increases bond length decreases. ये रहा आपके सामने उसका आंसर, बराबर है. तो C ट्रिपल बॉन्ड C जो है वो 120 पाइकोमीटर है, C डबल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड C है. वैल्यू से ही पता चल जाएगा, इनवर्स रिलेशन है बॉस, बराबर है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो घटेगी. देखो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 and 3 यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ है सबसे छोटी. दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप है ये. तीसरा फैक्टर कौन सा यहाँ पर काम कर जाता है, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. क्या काम करेगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. पहली बार सुना,
पहली बार लिखा है तो पहली बार ही सुनोगे ना। चलो भाई, अब यहाँ पर करना है क्या, देखो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले तो बाद में है, लेकिन फिर भी आइडिया तो होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि बाद में जब आएगा तो पता चलेगा। अल्केन सीरीज में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अल्कीन में होता है sp2 और अल्काइन में होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। फिलहाल इतना याद रखो, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s है एक p है। अगर 100% के हिसाब से देखें तो उसमें s कैरेक्टर कितना है, 50% s है 50% p है। sp2 में क्या है बेटा, तो sp2 में 2 पार्ट p है और 1 पार्ट s है, यानी 33 67 के आसपास, यहाँ पर 25 और 75%। तो s कैरेक्टर आप देखते हैं कि यहाँ से यहाँ s कैरेक्टर बढ़ रहा है, बराबर, यानी ट्रिपल बॉन्ड में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो आप खुद ही देख लो कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का क्या लॉजिक है, बराबर। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का क्या लॉजिक है कि जैसे जैसे वहां पर s कैरेक्टर बढ़ेगा उसमें बॉन्ड लेंथ में क्या फर्क आता है, आप खुद देख सकते हो, बराबर है। s कैरेक्टर जो है जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आप देख रहे हो इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। s कैरेक्टर, इसमें कितना s कैरेक्टर है, 25%, इसमें 33%, इसमें 50%। बस तो सीधा इतना लिखो कि भाई बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है ना, बॉन्ड लेंथ, आप ध्यान से देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज, जैसे 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 s कैरेक्टर 25 टू 33 से 50% हो रहा है, यानी बॉन्ड लेंथ जो है s कैरेक्टर के कौन से प्रोपोर्शन में हुई, डायरेक्टली इनवर्स। बताओ, मैं अगर ऐसे लिखूं कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। अब देख लेते हैं, देखो यहाँ से यहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ा कि नहीं, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, 154 से 120 डिक्रीज हो रही है। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बराबर, तो 50 से 33, 33 से 25, तो फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। इस डेटा से सब कुछ हो जाएगा, बराबर। तो दीज आर द फैक्टर्स बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिस्कस द बॉन्ड लेंथ, बराबर है। बॉन्ड लेंथ हम लोग इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अब जो आपके अंदर दूसरा जो डेफिनेशन का एक है टाइटल, वो एक ले लेते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, बराबर है, बॉन्ड एंथैल्पी। चलो, बॉन्ड एंथैल्पी, टेक्स्ट बुक में उल्टा सीधा हो सकता है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब सबसे पहली बात तो व्हेन एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बराबर। जब एटम्स नजदीक आते हैं तो क्या करते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाना यानी स्टेबल होना, स्टेबल होना यानी उसकी खुद की एनर्जी कम है, वो एनर्जी रिलीज करेंगे। नजदीक आए एटम, बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज की, स्टेबल हो गया। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बराबर है। तो बॉन्ड एंथैल्पी में क्या है कि वो एनर्जी जो रिलीज की हुई है, बराबर है, वो कब हुई थी, जब बॉन्ड बन रहा था। अब वो कोई एनर्जी उसको देंगे हम लोग, क्या करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कट ऑफ करने के लिए, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देंगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप उल्टा लिखोगे, बराबर है, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड टू गेट द सेपरेटेड एटम। तो लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the amount of energy required to break 1 mole of bond, to break 1 mole of bond, 1 mole of यानी एक बॉन्ड की बात चल रही है, to break 1 mole of bond of a particular type, of a particular type, पर्टिकुलर टाइप यानी जैसे कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, पर्टिकुलर टाइप, so as to separate them into gaseous atom, so as to separate them into gaseous atom। बस the amount of energy which is required to that, बराबर है,
और गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या तो सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी, बराबर, बॉन्ड एंथैल्पी भी लिख सकते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, बराबर है। और ये जो मेजर की जाती है इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये हमें मालूम होना चाहिए। और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ डेटा भी होगा इसका, बराबर। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल टू द डिसोसिएशन एंथैल्पी बिकॉज इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, बराबर। आप देखो कि अगर आप बात करो कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल से बेटा दो टाइप के मॉलिक्यूल है, H2 है, Cl2 है, N2 है, O2 है, तो दे हैव अ फिक्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसमें जो होती है ना, दोनों होमो है ना, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों क्लोरीन है, तो इसके बीच की बॉन्ड जैसे कि H2 है, उसको हम कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये दो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, नियर अबाउट 435.8 किलो जूल, 435.8 किलो जूल पर मोल, बराबर है। ये बॉन्ड एंथैल्पी में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि जब होमोन्यूक्लियर की बात आती है तो वो उसकी फिक्स वैल्यू होती है। होमोन्यूक्लियर की जहां पर भी बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा कि हाइड्रोजन को हम लोग तोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो किलो जूल पर मोल में वैल्यू फिक्स है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, चलो O2 है, O2 में क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसको दो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग वैल्यू देंगे वो कितनी होगी, तो वो ज्यादा होगी ना, क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4, आप लिख लो यहाँ पर 498 किलो जूल पर मोल, बराबर है, ये है। फिर बात आएगी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इसमें से 3 नाइट्रोजन बनाने के लिए गैसेस में, बराबर, अप्रोक्सीमेटली 948 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है। तो इसका लॉजिक क्या है, एक पहली बात ये है कि जब वो होमो होते हैं, होमो यानी एक जैसे एटम होते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू देनी पड़ रही है उसकी वैल्यू फिक्स है। कैसी वैल्यू है, फिक्स है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं दैट इज 435.8, सो दैट इज द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक one mole of bond of a particular type so as to separate them into gaseous atom, that is called bond dissociation enthalpy, and for homonuclear it will be fixed value. तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी भी वहां पर बढ़ेगी। ये चीज होगी। एक और बात अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो यहाँ पर मान लो कि ये पानी का मॉलिक्यूल है, तो पानी के मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड है, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और OH है यहाँ पर। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर जब पहली बार आप एनर्जी देते हो ना, पहला OH बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एनर्जी दे दो, यानी कि H2O जो है, बराबर है, बहुत ही सिंपल है, लिखने का मैं इसमें क्या कि पानी होता है उसमें से जब आप करोगे तो पहला H और OH हो जाएगा। तो तब आप जो एनर्जी दोगे, यहाँ पर एनर्जी जब आप दे रहे हो पहली बार, तो वो एनर्जी जो है अप्रोक्स 500 किलो जूल आसपास आ रही है। यहाँ पर कितनी है, 502 के आसपास होगी, किलो जूल पर मोल। चलो ठीक है। अब जब OH हो गया और इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है, यानी H अलग हो जाएगा, इसमें से एक H जो बचा था वो अलग और ऑक्सीजन अलग, तो इसमें जो वैल्यू दे रहे हो वो कितनी हो जाएगी, 427। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, बराबर है, जहां पर एटम्स डिफरेंट है, ये OH जब तुम बॉन्ड इसको ब्रेक कर दिया तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का एनवायरमेंट चेंज हो गया। जब ये बॉन्ड हाइड्रोजन का बेटा बॉन्ड टूटेगा ना, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन में चले जाएंगे, तो वो
1 2 3 4 5 6 यानी 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बराबर है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसलिए जब सेकंड टाइम आप उसको OH वाले बॉन्ड को जब तोड़ने के लिए जाते हो, बराबर है, तो आपकी वैल्यू जो है वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो रही है, कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते हो, उसमें आपको वैल्यू लेनी है, वो क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि 502 है प्लस 427 है डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से यू कैन टेक एवरेज वैल्यू। क्या लेना पड़ेगा आपको, एक एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो जाता है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बराबर है, फॉर एग्जांपल वाटर, सो वी कैन सी दैट डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू शोज दैट कि सेकंड OH बॉन्ड अंडरगोस द सेम चेंज, बिकॉज वो चेंज हो जाता है तो उसकी जो केमिकल एनवायरनमेंट वो चेंज हो जाएगी, एंड दैट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द सेम OH बॉन्ड। पानी के अंदर OH बॉन्ड तो सेम ही था, ये भी OH था, ये भी OH था, लेकिन जब पहली बार हमने तोड़ा तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग था, तब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। एक बार जब बॉन्ड टूट गया उसके बाद उसके ऊपर एक और लॉन पेयर आ गई, बराबर है, उसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड की तोड़ने की जो वैल्यू है वो वेरी होगी, बिकॉज डिफरेंस इन द एनवायरनमेंट, and that's why we can say that for polyatomic molecule, for polyatomic molecule, what happens, now we have to take average value। आपको क्या लेना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की एवरेज वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। So that's how we can say that in that terms it is like that। Now factors affecting the bond enthalpy हम लोग डिस्कस करेंगे, factors affecting the bond dissociation enthalpy। चलो, give the title factors affecting BDE यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को जब हम लोग देखेंगे तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक तो है साइज ऑफ एटम, चलो पहला टाइटल डालो, साइज ऑफ एटम, बराबर। साइज से क्या वेरी करेंगे हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ and less is the bond dissociation enthalpy। लिखो, greater is the size of atom, greater is the size of atom। जब साइज ऑफ एटम बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, ग्रेटर इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लंबा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, बराबर है। मान लो कि तुमने यहां से पकड़ के रखा, कोई दूर से पकड़ के रखा है, तो क्या होगा, नजदीक वाला आप जोर से पकड़ के रख सकते हो, जब दूर चला जाएगा तो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है। तो ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ, वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज जब लेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सिंपल सी बात है, बराबर। साइज ऑफ एटम में क्या, जैसे जैसे एटम की साइज बड़ी होती जाएगी, बराबर है, एक एटम वही है, दूसरा एटम चेंज हो रहा है, साइज बड़ी होती जा रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा, उसको इजिली ब्रेक किया जा सकता है। लेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर आया था मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, तो अभी अभी हमने देखा ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ये मैंने आपको लिख कर दिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितना था, 435.8, फिर 498, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड यानी 948 के आसपास था। यानी कि जैसे जैसे डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर या तो
number of bonds increases, so what happen? Bond dissociation enthalpy is also increases. Got it? समझ में आ रहा है? बने रहिए लेक्चर के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे साइज फैक्टर्स जो है वो सीधा आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वो भी एक फैक्टर है, लिख सकते हो। नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, बराबर है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि मैं आराम से आपको बता रहा हूँ। कार्बन, चलो कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बराबर है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड किस मान लो कि नाइट्रोजन में भी यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अभी कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन में लॉन पेयर कितनी होगी, ऑक्सीजन में कितनी होगी, फ्लोरीन में कितनी होगी, बराबर है। चलो कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड कर लिया मैंने, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कर लिया, फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड कर लिया। लेकिन कार्बन में क्या होता है कि कोई लॉन पेयर नहीं रहता है। यहाँ पर हमें मालूम है कि इसके अंदर इस तरह से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ऑक्सीजन में जनरली कितने होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं, फ्लोरीन में 3 लॉन पेयर होते हैं, बराबर। तो इस तरह से जब आप देखते हो तो यहाँ से यहाँ लॉन पेयर बढ़ा, ये लॉन पेयर बढ़ा, ये लॉन पेयर बढ़ा। लॉन पेयर बढ़ने से होगा क्या, फिर रिपल्सन बढ़ेगा और एनर्जी जो है डिक्रीज होती जाएगी। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर इज द रिपल्सन, एंड वी कैन से दैट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी विल बी लेस। सिंपल लैंग्वेज में लिखो भाई, बराबर है। क्या है, ग्रेटर द नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बना, बोले चल हट, धक्का देंगे। ग्रेटर द नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द रिपल्सन, ग्रेटर इज द रिपल्सन। नहीं मजा आता तो रिपल्सन कर दिया, बराबर। रिपल्सन हो रहा है भाई, रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, जहां पर आपका क्या बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है। सो दीज आर द फैक्टर्स, आप पॉज करके लिख लो, बराबर है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलो। इसके बाद एक और टर्म हम सीखेंगे जो है बॉन्ड एंगल। क्या लिखेंगे, बॉन्ड एंगल। ये कोई लव ट्रायंगल नहीं है, ये बॉन्ड एंगल है भाई, बॉन्ड एंगल। मतलब बॉन्ड एंगल यानी क्या, देखो पानी का मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है बेटा लॉन पेयर, बराबर है। यहाँ पर बॉन्डिंग, ये जो है ना वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। यहाँ पर है वो लॉन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल इसके बीच में बनेगा ना, इसके बीच में बनेगा, बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि द एंगल बिटवीन द लाइंस, ये जो लाइन दिख रही है, देखो इसमें टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन भी है, इसकी भी डेफिनेशन है। टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन में क्या लिखा होगा कि बॉन्ड एंगल यानी क्या, द एंगल, मतलब देखो ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में ये जो है बॉन्ड बन रहा है, यानी इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी अलग होगी, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी अलग होगी। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा होगा कि भाई द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लिखो द एंगल बिटवीन, एंगल किसके बिटवीन, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं। तो लिखेंगे द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम यानी यहां पर ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन, सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल
और कॉम्प्लेक्स आयन, बस इसी को कहते हैं बॉन्ड एंगल। ये जो है वो आपको 104 लिखा होगा, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री ये आपका बॉन्ड एंगल है। तो जहां पर बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन आएगी वहां पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये जो है सेंट्रल एटम है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बीच का जो एंगल बन रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, उसी को नाम दिया जाता है बॉन्ड एंगल, बराबर है। और वो बॉन्ड एंगल जो है वो डिटरमाइन कौन करता है, तो आगे मैंने बता दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ये डिटरमाइन किया जाता है। वो आइडिया देता है कि वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम जो है वो किस तरह से होता है, और शेप के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो व्हाट इज दैट, इट इज एक्सप्रेस इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। एक्सप्रेस इन लिखेंगे, इट इज एक्सप्रेस इन डिग्री, डिग्री नहीं, डिग्री, मिनट्स और सेकंड, बराबर। जैसे यहाँ पर 104.5 लिखा है तो 104 डिग्री 30 मिनट्स भी लिख सकते हो, बराबर है। तो ये है बॉन्ड एंगल, जहां पर आप बॉन्ड एंगल को इस तरह से मेंशन कर सकते हो, बराबर है। इसी तरह से अलग अलग बॉन्ड एंगल है बेटा। जैसे अगर हम लोग मीथेन की बात कर ले, यहाँ पर एक और दिखा देता हूँ, ये कार्बन है, हाइड्रोजन, इस तरह से 4 हाइड्रोजन है, ये है टेट्राहेड्रल शेप, और इसके अंदर रहता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो यहां पर मीथेन में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इस तरह से यहां पर बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन खत्म हुई, बराबर है। एक और डेफिनेशन है जिसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी क्या, the number of bonds present between the atoms in a molecule, that is called bond order। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1। फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर की कहानी बहुत ही सिंपल है, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन में भी है, बराबर है, कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो जनरली यहाँ पर इस तरह से रहता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एज देयर इज 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू हाफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो। ऑड इलेक्ट्रॉन कांसेप्ट में, ऑड इलेक्ट्रॉन कांसेप्ट में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये मैंने आगे आपको सिखाया हुआ है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल के अंदर, तो आप वहां से मेंशन करके सीख सकते हो। जनरलाइजेशन में क्या लिख सकते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बढ़ेगी, इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो बॉन्ड लेंथ जो है, एक बात बताओ, आगे सीखा था हमने बॉन्ड लेंथ का किसके साथ रिलेशन था। बॉन्ड लेंथ में इसमें क्या था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बराबर है। तो बॉन्ड लेंथ बराबर, और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड बढ़ रहे थे कार्बन के बीच में, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो बॉन्ड ऑर्डर और इसका रिलेशन कैसा है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बराबर है। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, 154 सिंगल बॉन्ड, बराबर है। फिर यहाँ पर 134 पिकोमीटर और यहाँ पर 120 पिकोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ इसकी कम होती जाती है। सो दैट इज द रिलेशन, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जैसे बढ़ेगा, बराबर, बॉन्ड ऑर्डर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और क्या चीज बढ़ती थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी।
तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का भी रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्स ही तो हुआ कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपको देखो कि बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है, बराबर है, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा रहेगी यहाँ पर, बराबर। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर आप एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस, यानी कि जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द बॉन्ड पैरामीटर्स, बराबर है, जो हमने आज सीखे हुए हैं। तो उसको अच्छे से आप याद कर लो, बराबर है। एक छोटा सा टॉपिक जो आपने आगे सीखा हुआ है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब क्या, तो जहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मान लो कि कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि N2CO है, बराबर है, तो यहाँ पर N2 लिख रहा हूँ, CO लिख रहा हूँ। N2 यानी 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 14। तो ऐसे कुछ MCQ आ सकते हैं जो आपको बहुत ही इजीली आ जाएंगे, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहते हैं। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड टुडे सेशन। नाउ वी आर मूविंग ऑन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आप इतना अच्छे से याद कर लीजिए लिख कर, देन वी मूव इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।